हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज ट्यूटोरियल में। स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो है वो कक्षा 9वीं के गणित भाग 1 का वीडियो है। इस वीडियो में हम समुच्चय इस पार्ट का प्रश्न संग्रह 1.3 का जो भाग बच गया था, हमारा पिछले वीडियो में हमने प्रश्न संग्रह 1.3 किया था, जो बच गया था वो इस भाग में करेंगे, इसलिए प्रश्न संग्रह 1.3 का भाग 2 है। स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो है ये समुच्चय इस पार्ट का 5वां वीडियो है। तो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने प्रश्न संग्रह 1.3 का ये जो पहला सवाल है, यदि पहले सवाल में जो 6 सवाल पूछे गए थे, ठीक है, ये हमने कर लिया है। अब हमें इस वीडियो में प्रश्न दूसरा से लेकर के ये प्रश्न संग्रह 1.3 खत्म करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपका प्रश्न दूसरा है 1 से 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं का विश्व समुच्चय लेना है। ठीक है, लेकर x और y वेन आकृति में दर्शाइए। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको एक विश्व समुच्चय लेना है और उसके अंदर क्या होना चाहिए, 1 से 20 तक की प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, और उसके बाद पहला जो आपको दिया है समुच्चय x, इसके हिसाब से वेन आकृति बनाना है, और जो दूसरा है y समुच्चय y, इसके हिसाब से वेन आकृति बनाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखते हैं, मैंने आपके लिए सॉल्व करके रखा है PDF में। ठीक है, ये है आपका दूसरा सवाल, जहाँ पे आपको विश्व समुच्चय जो था वो 1 से लेकर के 20 तक की प्राकृतिक संख्याएं लेनी है। ठीक है, यहाँ पे विश्व समुच्चय U से दर्शाया गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे विश्व समुच्चय जो है वो U से दर्शाया गया है यहाँ पे। ठीक है, U बराबर आपको क्या कह रहा है, विश्व समुच्चय कैसा लेना है, 1 से लेकर के 20 तक की प्राकृतिक संख्या है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, इसी तरीके से 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, इस तरीके से विश्व समुच्चय में ये सारी संख्याएं हैं। ठीक है, यहाँ पर ये डॉट डॉट का मतलब है कि ये सारी संख्याएं आगे कंटिन्यू है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कह रहा था, ठीक है, आपका जो सवाल था समुच्चय x था, देखते हैं प्रश्न में समुच्चय x क्या है। ठीक है, आपका जो समुच्चय x दिया है वो यह है कि समुच्चय x, यह घटक x का समुच्चय है। यहाँ पर x जो है वो प्राकृतिक संख्या है और x जो है यह 7 से बड़ा तथा 15 से कम है। ठीक है, मतलब ये जो कैपिटल लेटर x है, ठीक है, जो बड़ा अक्षर x है, ये छोटे अक्षर x का समूह है, समुच्चय है, और वो प्राकृतिक संख्या है। और जो x है वो क्या है, 7 से बड़ा 15 से कम। 7 से बड़ी संख्या और 15 से छोटी संख्या कौन कौन सी संख्या है, 7 से बड़ी संख्या 8 9 10 11 12 13 14, यही संख्या होंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको ये डायग्राम में दिखाना है। ठीक है, ये आपको डायग्राम में दिखाना है। यहाँ पे ये मैंने पहले लिख लिया इसको। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको लिख करके दिखाया है कि x बराबर क्या हो जाएगा, 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, ये 8 9 10 11 12 13 14 ये क्या है, 7 से बड़ी संख्या और 15 से कम। ठीक है, अब हमें इसका वेन आकृति बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम वेन आकृति के लिए सबसे पहले आयताकार एक विश्व समुच्चय बनाएंगे। ठीक है, बंद आकृति बनाएंगे आयताकार की। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बनाया और यहाँ पे इसको दिखा दिया, U जो है वो आपका विश्व समुच्चय है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको x बनाना है। ठीक है, x जो है वो U का उपसमुच्चय होगा, विश्व समुच्चय का उपसमुच्चय होगा, इसीलिए x जो है वो पूरी तरीके से विश्व समुच्चय के अंदर है। ठीक है, आपको दिख रहा है। अब x के घटक क्या क्या है, x के घटक है 8 9 10 11 12 13 14। तो वो x के अंदर हम लिखेंगे 8 9 10 11 12, यहाँ पे है 13 और ये है 14। ठीक है, इस तरीके से हमने x का लिख दिया। अब स्टूडेंट्स, ये 8 9 10 11 12 13 14 ये तो विश्व समुच्चय में भी था, है ना, 5, क्योंकि ये 1 से लेकर के 20 तक है ये पूरा। ठीक है, ये पूरा 1 से 20 तक है। तो हमें क्या करना है, विश्व समुच्चय के अंदर जो x के पास नहीं था वो बाहर लिखना है x से। तो ये हो गया, एक x के पास नहीं था, 2 3 4, ठीक है, ये 5 ये 6 ये 7, ये x के पास नहीं था, लेकिन जो दोनों के पास है वो हमने ऐसा बीच में करके लिख दिया। ठीक है, उसके बाद ये 14 तक x के पास है, तो फिर x के पास क्या नहीं है, 15 16 17 18 19 20। ठीक है स्टूडेंट्स, बस इस तरीके से आपको बनाना है, बहुत ही सिंपल है वेन डायग्राम, वेन आकृति। ठीक है, तो हमने दूसरे का पहला सवाल कर लिया, अब हमें दूसरे का दूसरा सवाल देखना है। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर आपको दिया गया है कि y जो है ये घटक y का समुच्चय है, जहाँ पर छोटा जो y है वो प्राकृतिक संख्या है
और y यह 1 से 20 के बीच की अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अभाज्य संख्याएं हमें पता है कि अभाज्य संख्याएं क्या होते हैं, जिसके सिर्फ और सिर्फ दो ही गुणनखंड हो, जिसके दो फैक्टर हो, जैसे कि वो खुद के पहाड़े में आए और एक के पहाड़े में आए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कौन कौन सी संख्याएं हैं जो अभाज्य संख्याएं हैं वो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, विश्व समुच्चय लिखना पड़ेगा। आपका विश्व समुच्चय जो था, आपको कहा गया कि एक विश्व समुच्चय लीजिए प्राकृतिक संख्याओं का 1 से 20, तो हमने विश्व समुच्चय यहाँ पे ले लिया। ठीक है, 1 से 20 तक का। तो ये देखिए आप 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 1 से लेकर के 20 तक सारी संख्याएं हैं। ठीक है, उसके बाद आपको क्या कह रहा है यहाँ पर, 20 से छोटी, ठीक है, 20 से छोटी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है, अभाज्य वो संख्याएं होती है जो खुद के पहाड़े में और एक के पहाड़े में आए, जैसे कि 2। ठीक है, 2 3 5 7 11 13 17 19, ये सारी जो संख्या है वो अभाज्य संख्या है। फ्रेंड्स, अभाज्य संख्या मैंने आपको प्रश्न संग्रह 1.1 पढ़ाते समय बहुत अच्छे से बताया था। ठीक है, कि अभाज्य संख्या है, या फिर 1.2 में भी बहुत अच्छे से समझाया था अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 3 5 7 11 13 17 19 ये सब के सब y के घटक है, और ये सब u में भी है, विश्व समुच्चय में भी है। तो जो समुच्चय y है आपको इस तरीके से अंदर बनाना है, क्योंकि वो सब उप समुच्चय है, और आपको आयताकार आकृति बनाना है विश्व समुच्चय के लिए। ठीक है, और आपने यहाँ पे u लिखना है, u मतलब विश्व समुच्चय, और जो आपका दूसरा उप समुच्चय है y, उसको आप इस तरीके से अंदर दर्शाएंगे। अब y के जो घटक है y के पास आप दर्शाओगे 2 3 5 7 11 13 17 19, तो आप यहाँ पे ऐसे दिखाओगे 2 3 5 7 11 13 17 19 इस तरीके से। ठीक है, और उसके बाद जो y के पास नहीं मगर u के पास है वो भी आपको दर्शाना है u में। ठीक है, तो 1, ठीक है 1, फिर उसके बाद 4, इस तरीके से 6 8 9 10 12 14 15 16 18 और 20, ये सब आपको दर्शाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल है वैन आकृति, आपको आसानी से समझ जाएगा। ठीक है, अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न आपका क्या है। तीसरा प्रश्न दिया है, एक विश्व समुच्चय है जिसके घटक है 1 2 3 7 8 9 10 11 12। ठीक है, अब दूसरा समुच्चय दिया गया है जिसका घटक है 1 3 7 10। ठीक है, तो आपको बताना है, पहला आपको विश्व समुच्चय P का समुच्चय और P पूरक समुच्चय ये वैन आकृति में दर्शाना है। मतलब आपको क्या करना है, खाली इसका वैन आकृति वैन डायग्राम बनाना है। ठीक है, उसके बाद दूसरा आपको इसी तीसरे सवाल में आपको दूसरा दिया गया है कि P पूरक समुच्चय का पूरक समुच्चय P होता है, ये दोनों बराबर है, इसकी जाँच कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, पहले वाले का तो वैन आकृति बनाना है, इसकी वैन आकृति हमें बताना है, और यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पे P पूरक समुच्चय का पूरक समुच्चय P होता है, ये हमें बताना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखते हैं आंसर, हमारा आंसर क्या है। ठीक है, तो तीसरा सवाल ये रहा आपका। तीसरे सवाल में आपको जो u दिया गया वो हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, यहाँ पे जो आपको u दिया गया था वो हमने लिख लिया, यहाँ पे u के घटक जो है वो यहाँ पे लिखे। उसके बाद p के जो घटक है वो यहाँ पे हमने लिखे। स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि p पूरक समुच्चय क्या होता है। मतलब अगर u में, ठीक है, u क्या कहते हैं, p में जो घटक है, स्टूडेंट्स समुच्चय P के पास जो घटक नहीं है मगर U के पास है, वही P का पूरक समुच्चय होता है। ठीक है, तो P के पास क्या नहीं है वो हमें U में देखना है। P के पास 2 नहीं है। ठीक है, P के पास 3 7 है, 8 नहीं है। ठीक है, P के पास 9 नहीं है। P के पास 11 और 12 ये दोनों नहीं है। ठीक है, P के पास 1 3 7 10 है। तो हमने पढ़ा था कि पूरक समुच्चय क्या होता है। पूरक समुच्चय, P का पूरक समुच्चय क्या होगा, जो P के पास जो घटक नहीं होंगे मगर समुच्चय विश्व समुच्चय में जो होगा वही P का पूरक समुच्चय होगा। तो P में क्या नहीं है जो विश्व समुच्चय के पास है, P में 2 8 9 11 12 ये नहीं है। तो P का पूरक समुच्चय क्या होगा, 2 8 9 11 12। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ऐसा वैन आकृति बनाना है। ये विश्व समुच्चय है आपका, विश्व समुच्चय के सारे जो घटक है वो इसके अंदर होने चाहिए, लेकिन सबसे पहले आप जो उप समुच्चय है P वो बनाएंगे। और P के घटक क्या क्या है, 1 3 7 10, तो वो हम लिखेंगे 1 3 7 10। इसके बाद जो P में नहीं है वो बाहर आएगा, U में आएगा, 1 2 8 9 11 12, तो यहाँ हमें वो लिखना है 2 8 9 11 और 12।
ठीक है। इस तरीके से हो जाने के बाद अब हमें क्या बताना है, ठीक है। अभी अभी मैंने बताया जो P के पास नहीं है मगर U के पास है। P के पास स्टूडेंट्स क्या क्या है, 1 3 7 10, आपको यहाँ पे दिख रहा है 1 3 7 10 है उसके पास। तो इसके पास क्या नहीं है जो U के पास है, ये वाला हिस्सा इसके पास नहीं है, ठीक है। तो ये जो होगा वो P का पूरक समुच्चय होगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि P का पूरक समुच्चय क्या, और वैन आकृति में दिखा दिया, ठीक है। आपको जैसा मैंने अभी बनाया है, ठीक है, ऐसा ही बनाना है आपके बुक में, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा सवाल था, आपको ये सिद्ध करना है कि P पूरक समुच्चय का पूरक समुच्चय होता है, ठीक है। वो हमें सिद्ध करना है कि P पूरक समुच्चय का पूरक समुच्चय खुद P होता है, ठीक है। और ये हमने देखा भी था पिछले वीडियो में। अगर आपने पिछला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप जा करके देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले U का घटक लिखेंगे, 1 2 3 7 8 9 10 11 12, हमने सब लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हमने P दिखा दिया, 1 3 7 10। अब हमें बताना है कि P पूरक समुच्चय क्या है स्टूडेंट्स। उसके लिए हम क्या करेंगे, आपके जो टेक्स्ट बुक में दिया था कि P पूरक समुच्चय क्या हुआ है, बस यही, या ये जो 3 लाइन आपको दिख रही है हमने वही लिखा है, ठीक है। और बहुत ही सिंपल है, देखो क्या है, अगर P विश्व समुच्चय का उप समुच्चय है, P तो उसका उप समुच्चय है क्योंकि P के सारे घटक U के पास है, ठीक है। तो समुच्चय P में समाविष्ट नहीं होने वाला परंतु समुच्चय U में समाविष्ट होने वाले घटकों के समुच्चय को समुच्चय P का पूरक समुच्चय कहते हैं। मतलब जो समुच्चय P में समाविष्ट नहीं है, ठीक है, जो P में नहीं है मगर U में है, वही P का पूरक समुच्चय होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो P में क्या नहीं है, आप यहाँ पे देखोगे तो P में 2, फिर उसके बाद P में 8 9, फिर 11 12, 2 8 9 11 12 वो नहीं है तो वो P का पूरक समुच्चय हो गया। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि P का पूरक समुच्चय जो है, ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया P का पूरक समुच्चय जो है वो 2 8 9 10 9 11 12, ठीक है। अब हम बताएंगे कि P पूरक का पूरक क्या होता है, ठीक है। तो उसके लिए हम बताएंगे कि P पूरक जो है वो पहले विश्व समुच्चय का उप समुच्चय, क्योंकि वो भी पूरी तरीके से P पूरक समुच्चय के सारे घटक U के पास है, देखो 2 8 9 11 12 U के पास है, ठीक है। इसीलिए P पूरक समुच्चय जो है वो भी विश्व समुच्चय का उप समुच्चय होगा, ठीक है। तो वो हम लिखेंगे और उसके बाद बताएंगे कि P पूरक में समाविष्ट नहीं होने वाला परंतु समुच्चय U में समाविष्ट होने वाले घटकों के समुच्चय को समुच्चय P पूरक का पूरक समुच्चय कहते हैं। मतलब जो P पूरक समुच्चय में नहीं है, P पूरक समुच्चय में स्टूडेंट्स क्या नहीं है जो U विश्व समुच्चय में है। P पूरक समुच्चय में देखो क्या नहीं है, 1 नहीं है, 3 नहीं है, फिर उसके बाद 7 नहीं है और 10 नहीं है, ठीक है। P पूरक समुच्चय में देखो यही सारी संख्या नहीं है, 1 3 7 10, मगर ये U में है, ठीक है। तो ये P पूरक समुच्चय का पूरक समुच्चय होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि P पूरक समुच्चय का पूरक समुच्चय क्या हो गया, 1 3 7 10, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको जो हमने P था, हमको P और P पूरक समुच्चय का पूरक समुच्चय बराबर दिखाना है, तो P को 1 रखा था और यहाँ पे P पूरक समुच्चय के पूरक समुच्चय को 2 रखा था। अब 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 में देखो P के घटक क्या है, 1 3 7 10, और P पूरक समुच्चय का पूरक समुच्चय का उसका घटक क्या है, 1 3 7 10, दोनों के घटक सेम है, ठीक है। और हमें यही सिद्ध करने को कहा था कि सिद्ध कीजिए कि दोनों बराबर है। तो P पूरक समुच्चय का पूरक समुच्चय P होता है, ये हमने सिद्ध कर दिया। स्टूडेंट्स जब एग्ज़ाम में ये सवाल आपसे पूछा जाए तो आपको ठीक इसी तरीके से हल करना है जैसे मैंने आपको हल करके यहाँ पे दिखाया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप एक काम करिए, मैंने वीडियो को थोड़ी देर के लिए रोक दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा ताकि आप आसानी से बाद में बुक कंप्लीट कर सकें। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ठीक है। हमसे क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर 4 में, सवाल आपका 4 जो है, यदि ए के जो घटक है वो 1 3 2 7 हो तो ए समुच्चय में कोई भी 3 उप समुच्चय बनाना है। बहुत ही सरल सवाल है, आपको कोई भी 3 उप समुच्चय बनाना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखते हैं कोई भी 3 उप समुच्चय, हमारे पास बहुत सारे उप समुच्चय है यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि अगर मेरा जो समुच्चय ए है, ठीक है, ए के अंदर घटक क्या क्या था, सवाल के अंदर ए में घटक आपको क्या क्या दिया गया है, घटक आपको दिया गया है 1 3 2 और 7, ठीक है। इस तरीके से आपको 4 घटक दिए गए
और आपसे पूछा है कि इसका उपसमुच्चय बनाना। उपसमुच्चय का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? ऐसा समुच्चय जिसके सारे घटक समुच्चय ए में हो। तो ऐसे हमको क्या करना, हमें क्या करना, इसके घटकों को लेके ही उपसमुच्चय बनाना है। मैं एक का बना सकता हूँ, सिर्फ एक ले सकता हूँ, सिर्फ तीन ले सकता हूँ, वो भी उपसमुच्चय होगा, सिर्फ दो घटक ले सकता हूँ, वो भी एक का उपसमुच्चय होगा, और सिर्फ सात, ठीक है, ऐसा कर सकता हूँ। या तो दो दो का भी बना सकता हूँ, एक तीन, एक दो, एक सात, ठीक है स्टूडेंट्स। और मैं रिक्त भी रख सकता हूँ ना, क्योंकि कोई भी खाली समुच्चय, ठीक है, यहाँ पे मैं खाली समुच्चय रख सकता हूँ। कोई भी खाली समुच्चय, रिक्त समुच्चय जो होता है वो हर एक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। तो यहाँ पे देखो पहला जो है वो मैंने क्या लिखा है, समुच्चय ए के कई उपसमुच्चय निम्नलिखित है। बहुत सारे उपसमुच्चय हैं, जैसे कि ये रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय किसी भी समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, ठीक है। अब ये समुच्चय अगर मैं ले लूँ जिसमें एक घटक है, ठीक है, तो ये जो एक है वो ए के पास है, इसीलिए ये जो घटक है, ठीक है, ये जो समुच्चय है वो भी ए का उपसमुच्चय होगा। इसी प्रकार अगर मैं सिर्फ तीन लेता हूँ, सिर्फ दो लेता हूँ, सिर्फ सात लेता हूँ, तो ये सारे के सारे ये ए के उपसमुच्चय हो जाएंगे, क्योंकि इनके जो घटक है वो ए में समाविष्ट है, ठीक है। उसी तरीके से मैं दो ले सकता हूँ, है ना, एक और तीन, दो घटक का, एक और दो, एक और सात, तीन दो, तीन सात, ठीक है स्टूडेंट्स, दो सात। और उसके बाद मैं तीन तीन का भी ले सकता हूँ, एक तीन दो, तीन दो सात, एक तीन सात। और ये सब मैं कहाँ से ले रहा हूँ, ए में से ही ले रहा हूँ, ठीक है, ए में से ही ले रहा हूँ, ठीक है, एक दो सात। और चारों का भी ले सकता हूँ, ठीक है, चारों का क्यों, अभी देखो अगर मैं इसको लेता हूँ, अगर ये मेरा समुच्चय बी है और इसके घटक क्या है, एक तीन दो सात, ठीक है, तो बी के सारे घटक ए में है, इसीलिए बी ए का उपसमुच्चय होगा, ठीक है। हमने ये भी तो पढ़ा था ना, हर एक समुच्चय खुद का उपसमुच्चय होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है एक तीन दो सात, ये भी ए का उपसमुच्चय होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप कोई भी तीन उपसमुच्चय इसमें से ले सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखते हैं पांचवा सवाल, ठीक है, हमारा पांचवा सवाल क्या है स्टूडेंट्स? पांचवा सवाल है हमारा, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा समुच्चय दूसरे कौन से समुच्चय का उपसमुच्चय है, लिखना है आपको। मतलब आपको कुछ समुच्चय दिए गए और पूछा है कि कौन किसका उपसमुच्चय है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें सवाल बहुत अच्छे से देखना होगा। सवाल क्या है, पी पुणे के निवासियों का समुच्चय, ठीक है, मतलब ये पुणे के लोग हैं जो पूना में रहते हैं, ठीक है। आई इंदौर के निवासियों का समुच्चय है, ठीक है, ये इंदौर के लोग हैं, यहाँ उनके निवासियों का समुच्चय। एच महाराष्ट्र के निवासियों का समुच्चय है, ठीक है, एच वो लोग हैं जो महाराष्ट्र में रहते हैं, वो वहाँ के निवासी हैं, ठीक है। एच से महाराष्ट्र दिखा है स्टूडेंट, ये याद रखना, एच से महाराष्ट्र दिखाया, आई से इंदौर दिखाया है, पी से पुणे दिखाया है, और एम से क्या दिखाया है स्टूडेंट्स, एम से मध्य प्रदेश दिखाया है यहाँ पे, ठीक है। और बी से क्या दिखाया है स्टूडेंट्स, भारत दिखाया है, ठीक है। तो आपको बताना है कौन किसका उपसमुच्चय होगा। स्टूडेंट्स आपको पता है उपसमुच्चय क्या होता है, जिसके सारे घटक, ठीक है, जिसके सारे घटक बड़े वाले समुच्चय के अंदर होता है वही उपसमुच्चय होता है, ठीक है। तो पी जो पुणे के लोग हैं वो सारे के सारे पुणे के लोग कहाँ पे रहते हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह सकता कि महाराष्ट्र के सारे लोग पुणे में रहते, क्योंकि अगर मैं ऐसा डायग्राम बनाता हूँ तो हमारा महाराष्ट्र बड़ा है और पुणे महाराष्ट्र के अंदर है, ठीक है। तो पुणे के सारे लोग, आप देख रहे हो डायग्राम में, यहाँ पे जो मैंने वैन आकृति बनाई है, पुणे के सारे लोग महाराष्ट्र के अंदर है, लेकिन महाराष्ट्र के ये सारे जो लोग हैं वो पुणे में कहाँ हैं, ठीक है। तो पी जो है वो एच का उपसमुच्चय होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पहला क्या है, पी जो है वो ऐसे लिखेंगे हम, पुणे जो है वो महाराष्ट्र का उपसमुच्चय होगा, ठीक है स्टूडेंट्स, पुणे महाराष्ट्र का उपसमुच्चय होगा, ठीक है। उसी तरीके से इंदौर जो है, ठीक है स्टूडेंट्स, अगर मैं डायग्राम बनाता हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो ये हो गया हमारा मध्य प्रदेश, सॉरी ये एम नहीं है, ये एच है, महाराष्ट्र को एच से दिखाया है, ठीक है। अगर मैं मध्य प्रदेश लेता हूँ तो इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सारे के सारे जो इंदौर के लोग हैं वो मध्य प्रदेश के भी लोग हैं, लेकिन क्या सारे मध्य प्रदेश के लोग इंदौर के लोग हैं? ऐसा कह सकता हूँ कि अगर कोई मध्य प्रदेश में कहीं और भी रहता है, यहाँ रहता है, यहाँ रहता है, या यहाँ रहता है, तो क्या वो भी इंदौर का रहीवासी है? ऐसा नहीं हो सकता ना, ठीक है। तो हम ये कह सकते कि इंदौर के सारे लोग महाराष्ट्र के हैं, अरे मध्य प्रदेश के हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के सारे लोग इंदौर के नहीं हो सकते। इसका मतलब क्या है, इंदौर जो है वो आपका उपसमुच्चय होगा मध्य प्रदेश का, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहला क्या था, पुणे जो है वो आपका, पी जो है वो एच का उपसमुच्चय होगा, एच का मतलब महाराष्ट्र का, क्योंकि पुणे जो है वो महाराष्ट्र के अंदर है, ठीक है। उसी तरीके से इंदौर भी तो मध्य प्रदेश के अंदर है, तो इंदौर जो है वो भी मध्य प्रदेश का उपसमुच्चय होगा स्टूडेंट्स। लेकिन क्या कहते हैं,
महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश ये दोनों भी क्या कहते हैं, भारत के अंदर आते हैं। और पुणे और इंदौर ये दोनों भी भारत के अंदर आते हैं। ठीक है, भारत इनके अंदर नहीं आता है, ये चारों के चारों भारत के अंदर आते हैं। तो ये चारों के जो चारों है ये भारत के उपसमुच्चय हो जाएंगे। तो अब हम लिखेंगे पुणे जो है वो भी उपसमुच्चय है किसका, भारत का। और भारत को किससे दिखाया गया है, बी से दिखाया गया है। ठीक है, इंदौर जो है वो उपसमुच्चय है किसका, भारत का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसको भी हम इस तरीके से दिखाएंगे। उसके बाद महाराष्ट्र को लेते हैं। महाराष्ट्र जो है वो भी उपसमुच्चय है भारत का। ठीक है स्टूडेंट्स, और उसके बाद लास्ट में बचता है मध्य प्रदेश जो है वो भी उपसमुच्चय है भारत का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपको 1 2 3 4 5 6 संबंध मिले। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यही मैंने आगे पीडीएफ में लिखा है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए, ठीक है, यहाँ पे दूसरा सवाल क्या पूछा है, उपर्युक्त समुच्चयों में से कौन सा समुच्चय विश्व समुच्चय कहा जाएगा। इन सब में से विश्व समुच्चय कौन सा समुच्चय होगा, जो सबसे बड़ा समुच्चय होगा। ठीक है, जिसके अंदर ये सारे के सारे जो सिटी और राज्य दिए गए वो सब आ जाने चाहिए। तो ऐसा एक ही समुच्चय है भारत। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इनके लिए उपर्युक्त समुच्चय में से भारत, यह जो समुच्चय भारत के निवासियों का जो समुच्चय है यह विश्व समुच्चय होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखते हैं हम यहाँ पे जो मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख करके रखा है वहाँ पे देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो अभी मैंने आपको ऊपर समझाया यहाँ पे है उत्तर आपका 5। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, पुणे जो है वो महाराष्ट्र का उपसमुच्चय है, क्योंकि पुणे के निवासी या महाराष्ट्र के भी निवासी है। लेकिन सारे महाराष्ट्र के निवासी पुणे के निवासी तो नहीं हो सकते ना। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं अगर ये कहूँ कि कोई कोल्हापुर में रहता तो पुणे का कैसा होगा, लेकिन वो महाराष्ट्र का तो होगा। लेकिन अगर मैं ये कहता हूँ पुणे के लोग महाराष्ट्र के लोग हैं, ठीक है, तो ये तो सही होगा। इसीलिए पूना जो है ये पी जो है ये एच का उपसमुच्चय होगा, मगर एच पी का उपसमुच्चय नहीं हो सकता। ठीक है, इसी तरीके से पुणे जो है वो भारत का भी उपसमुच्चय होगा। ठीक है, क्योंकि सारे के सारे जो पुणे के लोग हैं वो भारत के लोग हैं। लेकिन सारे भारतीय क्या पुणे क्या कहते हैं पुणे में रहते हैं, ऐसा तो है नहीं। इसीलिए पुणे जो है वो भारत का उपसमुच्चय होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आई मतलब इंदौर। इंदौर के लोग जो है वो मध्य प्रदेश के, ठीक है, इंदौर के जो निवासी है वो मध्य प्रदेश के भी निवासी है। इसीलिए आई जो है वो एम का उपसमुच्चय होगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको कारण भी लिख के दिया है। आई जो है वो भारत का भी उपसमुच्चय होगा, क्योंकि इंदौर के निवासी ये भारत के भी निवासी है। ठीक है, इसी तरीके से एम मतलब मध्य प्रदेश का जो है वो भारत का उपसमुच्चय होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश के निवासी जो है ये भारत के भी निवासी है। और महाराष्ट्र जो है वो भारत का उपसमुच्चय होगा, क्योंकि महाराष्ट्र के निवासी यह भारत के भी निवासी है ना स्टूडेंट्स। महाराष्ट्र के सारे लोग भारतीय हैं, मगर क्या सारे भारतीय मराठी हैं, ऐसा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसीलिए एच जो है वो बी का उपसमुच्चय होगा, मगर बी जो है वो एच का उपसमुच्चय नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, बड़ा ही सिंपल था। अब हमें छठवां सवाल देखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपके टेक्स्ट बुक में जो छठवां सवाल दिया गया है वो क्या है वो देखते हैं हम। छठवां सवाल आपको दिया गया है, नीचे कुछ समुच्चय दिए गए हैं, इनका अध्ययन कीजिए तथा बताइए कौन सा समुच्चय उस समुच्चय के लिए विश्व समुच्चय लिया जा सकता है। ठीक है, आपको कुछ नीचे समुच्चय दिए गए और आपको खुद अध्ययन करना और बताना है कि इनके लिए कोई विश्व समुच्चय आप ढूंढिए। ठीक है, आपका पहला सवाल है जहाँ पर ए लिख दिया गया है 5 की गुणज संख्याओं का समुच्चय। मतलब ए एक ऐसा समुच्चय है जिसके घटक 5 की गुणज संख्याओं का समुच्चय है। ठीक है, अगर मैं इसको सूची पद्धति से लिखता हूँ तो मेरा ए क्या हो जाएगा, ए बराबर क्या हो जाएगा 5 की गुणज। ठीक है, 5 का टेबल स्टूडेंट्स क्या क्या आएगा इसमें आप बता सकते हो, आपने प्रश्न संग्रह 1.1 किया है। क्या आएगा, 5 आएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, सॉरी माउस से 10 मेरा थोड़ा सा अलग ही बन गया, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15। ठीक है, और इस तरीके से ये बढ़ता जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये बढ़ता जाएगा। तो हमें अभी क्या करना है, करली जो हमारे धनु कोष्ठक है बंद करना है। तो एक एक घटक क्या हो गया, 5, 10, 15, 20, 25, 30 ऐसे बढ़ते जाएंगे और कभी ख़त्म नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा नहीं गया है, इसकी सीमा दी नहीं गई है। ठीक है, समुच्चय बी क्या है, 7 के पहाड़ों की संख्या का समुच्चय। 7 के पहाड़ों की संख्या का समुच्चय। 7 का पहाड़ा क्या होता है स्टूडेंट, सबको पता है, 7 एकम 7। ठीक है, 7 दूनी क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, 7 तिहाई 21 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे, 28,
फिर उसके बाद 35, फिर उसके बाद 42 और लास्ट में हमें ये बंद करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने डॉट डॉट क्यों डाला, क्योंकि ये दिखा रहा है कि जो समुच्चय बी है वो असीमित है, ऐसे ही संख्याएं बढ़ती जाएंगी 7 के पहाड़ी की। ठीक है, और तीसरा जो है सी जो है समुच्चय सी जो है 12 की गुणज संख्याओं का समुच्चय है। 12 की गुणज मतलब 12 का पहाड़ा, 12 का पहाड़ा आपको आता ही होगा। ठीक है, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, वो आपका 12, दूसरा संख्या क्या हो जाएगा 12 दूनी 24। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा स्टूडेंट 12 तिहाई 36। ठीक है, इसी तरीके से आपका जो टेबल है 48, 60 और इसी तरीके से 72 बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो मतलब आप यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे जो है वो 5, 10, 15 ये है, दूसरा जो है 7, 14, 21 और तीसरे में 12, 24, 36, ये सारे के सारी जो संख्याएं हैं इनके लिए आपको विश्व समुच्चय लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर मैं लेता हूँ प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय क्या होता है स्टूडेंट्स, जो शुरुआत होता है 1 से और अनंत होता है। ठीक है, जो 1 से शुरू होता है 1, 2, 3 उसमें सब होता है और वो अनंत होता है। ठीक है, इसी तरीके से बढ़ते रहता है, तो प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में तीनों के तीनों आ जाएंगे। इसी तरीके से अगर मैं लेता हूँ पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, मतलब जो कि हम W से दर्शाते हैं, पूर्ण संख्या शुरुआत कहाँ से होती है 0, उस 1, ठीक है 2, इस तरीके से और ये बढ़ता रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में तो ये सारे नंबर आ जाएंगे, 5 भी आता है, 10 आता है, 7 आता है, 14 आता है, 12, 24, 36 सब आता है, ये दोनों में सब आता है। और इसी तरीके से स्टूडेंट्स एक और हमने पढ़ा था पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय कैसा समुच्चय होता है, जिसमें 1 से लेकर के अनंत संख्याएं होती हैं, इसके अलावा 0 भी होता है और 1 से लेकर के अनंत ऋण में संख्याएं भी होती है, माइनस में। ठीक है, और वो भी अनंत होती हैं। ठीक है, तो इसके अंदर भी ये सारा का सारा आ जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय और पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, इन तीनों में से किसी को भी लूँ तो ये जो तीनों समुच्चय हैं ये ABC के विश्व समुच्चय कहलाएंगे, है ना। ये तीनों ही समुच्चय में ABC पूरी तरीके से समाविष्ट हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर क्या है, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और परिमेय संख्या, इनमें से कोई भी संख्याओं का अगर मैं समुच्चय लेता हूं तो ये विश्व समुच्चय कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हल करके लिखा है मैंने, ए जो है उसको सूची पद्धति से लिखा, बी जो है उसको सूची पद्धति से लिखा गया, 7 का पहाड़ा 7, 14, 21, 28। ठीक है, सी जो है वो सूची पद्धति से लिखा गया 12, 24, 36। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, एन जो है वो प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएंगी 1, 2, 3, 4 और इस तरीके से अनंत रहेगा। डब्ल्यू जो है, ठीक है 0, 1, 2, 3 इस तरीके से होगा। ठीक है, और आई जो है परिमेय संख्या -2 और ये अनंत होगा। स्टूडेंट यहाँ पे जो मैंने बिंदी बिंदी डाले, डॉट डॉट डाला है, ठीक है, वो आपको साफ नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे है डॉट -2, -1, 0, 1, 2 और यहाँ पे भी डॉट डॉट है, मतलब ये अनंत है। ठीक है, तो इन तीनों में से कोई भी हो सकता है, तो यहाँ प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या, इनमें से कोई भी समुच्चय ए, बी तथा सी का विश्व समुच्चय होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल सवाल था। दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है आपके बुक में जो दूसरा सवाल दिया गया है स्टूडेंट्स, ठीक है, वो देखते हैं। इसमें दिया गया है P बराबर 4 की गुणज पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय और T जो है सभी समवर्ग संख्याओं का समुच्चय। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको क्या करना है, 4 की गुणज पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, ठीक है, 4 की गुणज पूर्णांक संख्या, ठीक है, आपको पूर्णांक संख्या क्या होता है, जो प्लस और माइनस दोनों में और 4 के पहाड़े में। ठीक है, तो 4 के पहाड़े में 4 क्या हो, वो संख्या घटक क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएगा, फिर 4 दूनी 8 होगा, फिर 4 तिहाई 12 हो जाएगा। इस तरीके से सबसे पहले तो हमें इसको सूची पद्धति में लिखना है। ठीक है, उसके बाद टी सभी समवर्ग संख्याओं का समुच्चय, सभी सम पहले हमें समझना है सम क्या होता है। सम वह संख्या होती है जो 2 से भाग हो सकती है। तो पहली सम संख्या क्या होगा स्टूडेंट, 2 खुद होगा, उसके बाद क्या होगा 4 होगा, फिर उसके बाद तीसरी संख्या क्या होगी जो 2 से भाग हो, 6 होगा। इस तरीके से संख्याएं जो है वो बढ़ती रहेंगी जो 2 से भाग हो रही हैं। ठीक है, तो हमें क्या कह रहा है, सिर्फ सम संख्या थोड़ी कह रहा है, यहाँ पे क्या कह रहा है, टी जो है सभी सम वर्ग संख्याओं का समुच्चय है। सम संख्याओं के वर्ग संख्याओं का समुच्चय मतलब इनका वर्ग करना है हमें, 2 का वर्ग करना है, 4 का वर्ग करना है, 6 का वर्ग करना है और 8 का वर्ग करना है। स्टूडेंट्स, अब आपसे सवाल क्या पूछा है, इनके लिए हमें विश्व समुच्चय ढूंढना है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, यहाँ पर बस आपको स्टूडेंट एक काम करना है, यहाँ पे पूर्णांक संख्या जो है उसमें खाली धन पूर्णांक संख्या, धन मतलब प्लस वाले,
ठीक है, आपको क्वेश्चन में धन पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय लेना है, ठीक है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या में माइनस नहीं होती, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ पूर्णांक रखूँ तो -4, -8, -12 भी इसके अंदर आएगा, ठीक है। अगर मैं प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय लेता हूँ तो उसके अंदर ये सारी संख्याएं आ जाएंगी। अगर मैं पूर्ण संख्याओं का समुच्चय लेता हूँ तो उसके अंदर ये सारी संख्याएं भी आ जाएंगी और ये भी आ जाएंगी, क्योंकि 2 का वर्ग क्या होता है, 4 होता है, 4 का वर्ग क्या होता है, 16 होता है, 6 का वर्ग कितना होता है स्टूडेंट, 36 होता है, और 8 का वर्ग कितना होता है, 64 होता है, ठीक है। इसी तरीके से 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100, सारी संख्याएं आ जाएंगी पूर्ण संख्या में, प्राकृतिक संख्या में, और वो परिमेय संख्या में भी आ जाएंगी, ठीक है। तो इनका भी विश्व समुच्चय क्या होगा, प्राकृतिक समुच्चय, पूर्ण समुच्चय और परिमेय समुच्चय, ठीक है स्टूडेंट, पूर्णांक समुच्चय। इसी तरीके से आप यहाँ पे NWI, ये तीनों में से किसी एक को विश्व समुच्चय आप ले सकते हैं, या तो तीनों में से कोई भी एक हो सकता है। तो यहाँ NW और I, इनमें से कोई भी समुच्चय A, B तथा C का विश्व समुच्चय होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं हमारा आखिरी सवाल, जो कि सवाल 7वां है, ठीक है। 7वां सवाल आपको क्या दिया गया है, कक्षा के सभी विद्यार्थियों के समुच्चय को विश्व समुच्चय मानते हैं, ठीक है। एक कक्षा है, उसमें सारे स्टूडेंट को विश्व समुच्चय मानते हैं, तो मैं इसको वैन आकृति में बना देता हूँ, ठीक है। ये वैन आकृति हो गया हमारा, और हमने इसको यू मान लिया, और ये इसके अंदर जो बच्चे हैं वो सारे के सारे विद्यार्थी हैं। गणित में 50% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय ए है, ठीक है। यहाँ पे मैं समुच्चय ए बना देता हूँ, जिनको गणित में 50 से अधिक प्रतिशत मिला है, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिख दिया 50, और अधिक तो मैंने उसके लिए प्लस दिखा दिया, यानी 50 से ज़्यादा। तो 50 से ज़्यादा अगर यहाँ पे हैं तो 50 से कम वाले बाहर होंगे, है ना। इसको मैं माइनस से दर्शा दे रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि अगर मैं पूरा क्लास ले रहा हूँ और क्लास में 50 या तो 50 से ज़्यादा जिसको मार्क्स मिला है उसको मैं अलग ही कर दे रहा हूँ, तो बचेंगे कितने क्लास में, वही बच्चे बचेंगे ना जिनको 50 से कम मार्क्स मिला है। तो आपसे सवाल क्या पूछा गया आगे, अधिक, ठीक है, गणित में 50% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय ए है। तो मान लिया जाए तो ए का पूरक समुच्चय लिखिए। ए का पूरक समुच्चय स्टूडेंट्स, ए का पूरक समुच्चय क्या होता है, जो ए के पास, जो घटक ए के पास नहीं हो मगर यू के पास हो। ए के पास कौन सा घटक नहीं होगा, कौन से स्टूडेंट नहीं होंगे, जिनको 50 से कम अंक प्राप्त हुए, ठीक है, तो वो तो यू में होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको समझा होगा इसका आंसर क्या है, ठीक है। मतलब जिन विद्यार्थियों को 50 अंक से कम अंक प्राप्त हुए हैं वो ए का पूरक समुच्चय होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए आंसर वो लिख करके रखा, ठीक है। तो समुच्चय ए का पूरक समुच्चय उन विद्यार्थियों का समुच्चय होगा जिन्हें 50% से कम अंक गणित में प्राप्त हुए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपके 7 सवाल हो गए प्रश्न संग्रह 1.3 के। तो स्टूडेंट, मुझे ऐसा लगता है कि आपको पूरा वीडियो समझा होगा और मैंने बहुत ही आसानी से आपको समझाया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, अगले वीडियो में हम प्रश्न संग्रह 1.4 देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।